ये कहानी है रामू की। रामू एक बहुत गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मधु और उसके बेटे का नाम चिंटू था। रामू वैसे तो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। रामू और उसकी पत्नी दिन दिन भर खेत पर काम करते रहते थे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लूँ? हाँ हाँ, जाओ बेटा। मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं। फिर चिंटू अपने पापा को बुलाने के लिए चला गया। अपने पापा के पास पहुंचने के बाद चिंटू ने अपने पापा से कहा, पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो। मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे चिंटू, मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत भूख लगी है? चलो, काम बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं। इसके बाद रामू अपने बेटे चिंटू के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया। चिंटू की माँ ने सबके लिए खाना परोसा और वो सब खाना खाने लगे। भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। पिछले साल ठीक से बारिश ना होने की वजह से अपनी फसल बर्बाद हो गई थी। बस इस बार भगवान ऐसा बिल्कुल ना हो, आपसे इतनी ही प्रार्थना है। इस बार रामू ने अपनी पत्नी मधु के सारे गहने बेचकर बीज और खाद खरीदा था। रामू बहुत ही मेहनत से अपने खेत में काम करता हुआ बीज बो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और वो आधी फसल बेचकर अपनी पत्नी के बेचे गए गहने वापस से खरीद लेगा। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश ना होने की वजह से उसकी पूरी फसल सूख जाती है। ये देखकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और वापस घर चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो जी, एक बार फिर से कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल बहुत अच्छी हो जाए। इस बार तो मैं तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं बीज और खाद के पैसे कहाँ से लाऊं? आप अपने गांव के सेठ मनीराम से पैसे उधार ले लो। अपने पास बस यही एक चारा है, क्योंकि हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल मन नहीं है। वो बहुत बदमाश आदमी है। एक बार जो उससे पैसा ले लिया तो उसका ब्याज कभी ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं वो किस हिसाब से अपना हिसाब किताब चलाता है। अपने पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। और उनके ऐसे बातें करते करते थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। सेठ मनीराम से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी ज़मीन तक गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं पैसे, और अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा। रामू के ऐसे सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। रामू ना चाहते हुए भी सेठ मनीराम के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रामू भाई, कैसे आना हुआ गन्ना चूस के? सेठ जी, मुझे वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें डरने की कौन सी बात है भाई, हैं? हम तो बैठे ही हैं पैसा देने के लिए, वो भी गन्ना चूस के। अरे हम तो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है रामू, ये जीना भी क्या जीना है अगर तुम किसी की मदद ना कर सको तो। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भगवान ने मुझ जैसे इंसान को तुम जैसे लोगों की सेवा करने के लिए चुना, गन्ना चूस के। रामू को मनीराम सेठ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय वो चुपचाप खड़ा होकर उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय उसकी मदद सेठ मनीराम ही कर सकता है। अरे रामू, कहाँ सोच में पड़ गए? बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, अभी बस मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। अरे चाहे तुम 15,000 लो, चाहे तुम 30,000 लो और चाहे तुम 50,000 लो, तुम्हें पता है ना
ब्याज तो पूरा 25% से कम नहीं लगेगा। रामू मजबूर था, इसीलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोलता है कि समाज सेवा कर रहा है। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि भगवान भी ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो बस इधर उधर की ठोकरें ही खाते हैं। इसके बाद रामू बीज और खाद लेकर घर आ जाता है। अगले दिन सुबह होने पर रामू अपने खेत पर बीज बो देता है और बीज बोने के कुछ ही दिन बाद थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे रामू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो मधु, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम मुझे हौसला ना देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल खड़ी ना होती। और तुमने भी तो अपने खेत में कितनी मेहनत की है। मुझे लगता है अपने जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जी ये तो बस भगवान की कृपा है जो अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हम जल्दी से सेठ मनीराम का कर्जा भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों घर चले जाते हैं और फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज़ बारिश होती है और बारिश अगली सुबह भी रुकने का नाम नहीं लेती। मधु, ये बारिश कब रुकेगी? पहले तो बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अब इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्द ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल देख के आ जाना। मधु रामू को ये कहकर रामू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो भी जानती है कि उनकी फसल खराब हो चुकी है। और फिर ऐसे ही 5 दिनों तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। बारिश रुकने के बाद अगली सुबह ही रामू अपने खेत की ओर अपनी फसल को देखने के लिए चल पड़ता है। रामू अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो? पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और जब हुई तो 5 दिन बाद जाके रुकी, जिससे हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अगर सेठ मनीराम को समय से पैसा नहीं दिया तो वो मेरा खेत भी हड़प लेगा। रामू अपने खेत से रोता हुआ अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे गांव के ही एक अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, आपका साथ होना ही मेरे लिए बहुत है। मधु सेठ मनीराम के पास जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। मधु, ये तो मैं भी जानता हूँ, बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिसे अपन रोक सके गन्ना खा के। और इस बारिश से पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है और मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना, गन्ना खा के। सेठ जी, मैं बहुत जल्द आपके सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी बस आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं अभी तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में जाके बेच आओ। अगर तुमने उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच दिया तो मैं तुम्हें उनमें से एक हिस्सा दे दूंगा गन्ना खा के। मधु के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सेठ की इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो सेठ अपने आदमियों के साथ आलू की बोरियां मधु के यहाँ भेज देता है, लेकिन मधु जैसे ही आलूओं को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये आलू तो सड़े हुए हैं, ये गले सड़े आलू बाजार में कौन खरीदेगा? अरे मधु, तुम इतना भी नहीं समझती हो कि जब बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो सेठ मनीराम की फसल कैसे बच सकती है? सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू सड़ चुके थे, इसलिए उसने ये सारे आलू तुम्हें दे दिए ताकि वो अपने ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये आलू बाजार में बेचने ही पड़ेंगे। मधु और रामू ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू आ जाता है और चिंटू इतने सारे आलूओं को देखकर कहता है, माँ
आप अपने घर में इतने सारे आलू लेकर क्यों आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाओगे? चिंटू की ये बात सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है। वाह चिंटू, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं इन आलूओं को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू निकालकर उनके आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से मधु आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उस गांव में मधु के आलू के पराठे बहुत मशहूर हो जाते हैं। और ये सब देखकर सेठ मनीराम को बहुत जलन होती है। अरे ऐसे तो ये मधु मेरा सारा कर्जा उतार देगी गन्ना खा के। मुझे क्या पता था ये मधु इन सड़े गले आलूओं का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकती है, वरना मैं इसे ये आलू कभी नहीं देता गन्ना खा के। सेठ मनीराम मधु की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था और वही मधु के मन में भी लालच आने लगा था। मधु अब उन सड़े गले आलूओं से भी पराठे बनाकर बेचने लगी। मधु, ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम इन सड़े गले आलूओं से पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर हमें सेठ मनीराम का कर्जा चुकाना है तो हमें ये करना ही होगा। और मैंने इसमें गरम मसाले बहुत ज़्यादा डाले हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लोगों को बस गरम मसालों की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मधु सेठ मनीराम का सारा कर्जा चुका देती है। अभी तुम्हें मुझे 15,000 रुपये और देने होंगे गन्ना खा के। किस बात के सेठ जी? मैंने तो आपका सारा कर्जा चुका दिया, तो मुझे आपको किस बात के 15,000 रुपये देने होंगे? और अब तो मैंने अपने खेत में आलू की फसल उगाना चालू कर दिया, तो अब मैं अपने खेत के आलूओं से पराठे बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 15,000 रुपये नहीं दिए तो मैं सभी गांव वालों को बता दूंगा कि तुम सड़े गले आलूओं से पराठे बनाकर बेचती हो गन्ना खा के। सेठ जी, अगर ऐसा करने की आपने सोची भी तो याद रखना वो सड़े गले आलू आपने ही मुझे दिए थे। मधु की ये सब बातें सुनकर सेठ मनीराम चुप हो जाता है। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद रामू भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए एक कुआं भी खुदवा लिया था। और अब वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। रामू आलूओं को बाजार में बेचा करता था और जैसे ही आलू खराब होने लगते तो मधु उनके आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच देती। कुछ दिनों बाद सेठ मनीराम गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर रामू के यहाँ लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम ही इनके घर की तलाशी लो। देखो, तुम्हें यहाँ गले सड़े आलू जरूर मिलेंगे। ये सड़े गले आलूओं से आलूओं के पराठे बनाते हैं और गांव में बेचते हैं। गांव के लोग चाहे बीमार पड़े चाहे मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए गन्ना खा के। ये बात सुनकर मधु घबरा जाती है। अरे अरे, ऐसे कैसे आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे ना तलाशी लें? तुम आलू के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो गन्ना खा के। जरा हम भी तो देखें, आखिर तुम आलू के पराठों में किस तरह के आलू इस्तेमाल करती हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया और अपने बच्चे को भी शहर पढ़ने भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया गन्ना खा के। फिर गांव का ही एक आदमी मधु के घर की तलाशी लेता है तो उसे पूरे घर में बस अच्छे आलू ही मिलते हैं। अरे सेठ जी, आप क्यों बेकार में ही एक गांव की औरत को परेशान कर रहे हो? मधु बेचारी तो ताज़े और बिल्कुल साफ आलू ही इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। आप तो फालतू ही गांव की एक औरत को बदनाम कर रहे हो। स्किप डंडला। गांव के आदमी को अपना पक्ष लेता देख मधु ने कहा, गांव वालों, आप सबको तो पता ही है ये सेठ मनीराम कैसा है। ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज ना चुका पाऊं और ये मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसका सारा कर्जा चुका दिया। अरे हम गरीब लोगों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का काम है। चलो चलो सभी भाई लोग, ये सेठ मनीराम तो हमारा समय खराब कर रहा है। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और साथ में सेठ मनीराम भी। अरे तुम तो सच में ही खराब आलूओं से पराठे बनाती थी ना, फिर अपने घर में ताज़े आलू कहाँ से आए? मुझे पता था कि सेठ मनीराम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, इसीलिए
मैंने सारे खराब आलू छुपा दिए थे। देखो, अब हमारा बेटा भी शहर में पढ़ रहा है और सेठ मनीराम का सारा कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों सही से कमा भी रहे हैं और अपने खेत की पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी हमने कुआं खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। वो तो मैंने अपने दिमाग से घर के सारे आलू छुपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता और अपन फिर से रोड पे आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों को देखकर किया, लेकिन अब जब हालात सुधर चुके हैं तो मुझे भी अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। आज के बाद मैं आलू के पराठे बनाने के लिए सिर्फ अच्छे आलूओं का इस्तेमाल करूंगी और खराब आलूओं का राज बस हमारे बीच रह जाएगा। उस दिन के बाद से ही मधु खराब आलू से पराठे बनाना बिल्कुल बंद कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि किसान होना इतना भी आसान नहीं होता। किसान के सर पर हमेशा मुसीबत मंडराती रहती है। बारिश ज़्यादा होना भी किसान के लिए मुसीबत है और कम होना भी किसान के लिए मुसीबत है। एक किसान का जीवन हमेशा मुसीबत से भरा होता है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे भी गंवा देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ।